माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑडिटिंग में जो कि बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 का कोर पेपर है उसमें एक चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे कॉलेज में मार्च महीना में, तो हम इसको आप लोगों को क्लास में बताए थे। लेकिन चूँकि कल से आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है मिड सेमेस्टर, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको शुभकामना दूं, गुड विशेस दूं, बेस्ट ऑफ लक बोलूं और आपको इनकरेज करूं कि आपने जो पढ़ा है वो काफ़ी है। मेरा जो 2.5 महीना से 75 डेज़ 80 डेज़ से जो वीडियो लेक्चर्स आप वॉच कर रहे हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगा और आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं इस एग्ज़ाम में। यू विल प्रिवेल, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस रखिएगा और बहुत अच्छा से इस एग्ज़ाम को दीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो बताने जा रहे हैं, रिवाइज जो कर रहे हैं हम लोग, वो है व्हाट इज़ ऑडिटिंग। व्हाट इज़ मतलब होता है डिफाइन ऑडिटिंग एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स। या जैसे एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अंडर इन्वर्टेड कॉमा रहता है कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स इज़ द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फॉर योर बेटरमेंट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए वेरी गुड लक। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव है। आई एम HOD कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची, ए कंस्टिट्यूएंट एंड ऑटोनोमस यूनिट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी रांची। आपको याद होगा, मैं बताया था आपको क्लास में कि ऑडिट जो है ये लैटिन वर्ड ऑडायर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू हियर। पहले जब दुनिया में राजा महाराजा होते थे तो दरबार लगता था, सभासद उसमें बैठते थे और सभा में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उस ज़माने के, वो सबके सामने साल भर का बजट प्रेजेंट करते थे और साल के आखिरी में अपना एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करते थे, इनकम और एक्सपेंडिचर। और उसमें सब लोग अगर ध्यान से सुन लेते थे और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था तो ऑडिट रिपोर्ट पास हो जाता था, ऑडिट पास हो जाता था। और अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया तो वो ऑडिट ऑब्जेक्शन होता था। आज इसका आप लोग एकदम मॉडर्न कंसेप्ट देख रहे हैं। और आज ऑडिटिंग का आप लोगों को याद होगा, मैं बताया था आपको क्लास में कि सबसे बड़ा अथॉरिटी दुनिया का ऑडिट में स्पाइसर एंड पेगलर है। तो स्पाइसर एंड पेगलर ने जो डेफिनेशन दिया है ऑडिटिंग का किताब के लैंग्वेज में, उसको आप देखें। ये है, एन ऑडिट में बी सेड टू बी सच एन एग्जामिनेशन of the books, accounts and vouchers of a business as will enable the auditor to satisfy the balance sheet is properly drawn up, so as to give a true and fair view of the statement of affairs of the business and whether the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial period according to the best of his information and the explanations given to him and as shown by the books, and if not, in what respect he is not satisfied। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऑडिटर को सब तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि उसके सामने जो बुक्स, अकाउंट्स और वाउचर्स प्रेजेंट किए गए हैं उसे किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं है, किसी तरह का माल प्रैक्टिसेस नहीं अपनाए गए हैं, वो एकदम साफ़ सुथरा हैं और ऑडिट के अकाउंट्स के रूल्स के हिसाब से बनाए गए हैं। अकाउंट्स के नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है उसमें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग ट्रेडिशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है और वो बिल्कुल सही प्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल भर का जो प्रॉफिट है या नेट लॉस है उसको, और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन जो है एकदम साफ़ सुथरा नज़र आता है। द वर्ड ऑडिट हैज़ वाइड यूजेज एंड इट नाउ मीन्स ए थॉरो स्क्रूटिनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स अल्टीमेट एम इज़ टू वेरीफाई द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी ऑडिट के अंतर्गत कहा गया है। इसी तरह एक और बहुत बड़े अथॉरिटी हैं ऑडिटिंग के, FRMD पॉला।
डी पॉला ने जो डिफाइन किया है ऑडिटिंग, उसको देखें आप। एन ऑडिट डिनोट्स द एग्जामिनेशन ऑफ ए बैलेंस शीट and profit and loss account prepared by others to get with the books of accounts and vouchers relating thereto in such a manner that the audit may be able to satisfy himself. An auditor may be able to satisfy himself and honestly report that in his opinion such a balance sheet is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of affairs of a particular concern according to the information and explanations given to him and as shown by the books. My dear students, आपको मैंने बार बार कहा है कि एक ऑडिटर की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑनेस्ट हो, केयरफुल हो, कॉशियस हो, अलर्ट हो और रूल्स के हिसाब से काम करे, किसी भी कंडीशन में किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए और कभी भी रूल्स को वायलेट ना करे या किसी तरह से केयरलेसनेस शो ना करे। दैट इज़ द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि ऑडिट का जो प्राइम ऑब्जेक्ट है, जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, वो कहता है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखेंगे, कहा जाता है कि एरर्स परमिसिबल है, क्योंकि कहते हैं टू अर्र इज़ ह्यूमन, गलतियां इंसान से ही होती है, ह्यूमन एरर्स होता ही है और जो काम करेगा गलती उसी से होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि एरर्स अगर हो उसको ऑनेस्टली कन्फेस किया जाए तो उसके लिए माफ़ी हो सकती है, लेकिन फ्रॉड के लिए नहीं, क्योंकि फ्रॉड पर्टिकुलरली कमिट किया जाता है फ्रॉड को, मिस एप्रोप्रिएशन, मैनिपुलेशन में जानबूझ के किया गया चीज़ को फ्रॉड कहते हैं, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज़ टू वेरीफाई द अकाउंट्स and to report whether the balance sheet and the profit and loss account have been drawn up properly according to the Companies Act and whether they exhibit a true and fair view of the state of affairs of the concern. Such verification of accounts and reporting of management are vital factors for promoting efficiency and accuracy in the maintenance of accounts so that the owners of a business may get accurate information about the financial condition of this business. The verification of accounts is done to see if they are correct, complete and in conformity with the law. तो अकाउंट्स में 4-5 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे जो ये कंप्लीट होना चाहिए और इन कन्फर्मिटी विथ लॉ होना चाहिए। जो नियम है, जो कानून है, जो प्रावधान है, जो व्यवधान, जो ये लॉ है, उससे बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए उसको। ये फॉर दिस एन ऑडिटर हैज़ टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड एज सच द सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन ऑडिट आर नंबर 1 डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, उसको खोज के निकालना है, एरर्स को, अशुद्धियों को और जो फ्रॉड किए गए हैं उनको, और प्रिवेंशन ऑफ द रेकरेंस ऑफ दोज एरर्स एंड फ्रॉड्स, उन एरर्स और फ्रॉड्स को दोबारा ना हो इस चीज़ का ध्यान रखे, प्रिवेंट करे, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ठीक इसी तरह ऑडिटिंग में भी है कि अशुद्धि एक बार हो सकती है, बार बार नहीं होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एरर्स क्या है? आप लोगों को याद होगा कि हम आप लोगों को अकाउंटेंसी में +2 स्टेज में पढ़ाए थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये वही चीज़ है। एंड एट द वेरी आउटसेट इट वुड बी एप्ट टू रिमार्क दैट एरर्स जनरली अराइज आउट ऑफ द इनोसेंस और केयरलेसनेस on the part of those responsible for the preparation of accounts, while fraud involves some intention to gain out of manipulating records.
इसलिए फ्रॉड को क्षमा नहीं दिया जाता है। द फॉलोइंग आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एरर्स। 4 तरह के एरर्स होते हैं, आपको याद होगा। पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन, दूसरा है एरर्स ऑफ कमीशन, तीसरा है कंपनसेटिंग एरर्स और चौथा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब जो छूट गया है गलती से। आप लोग देखेंगे रिसीट जो होता है, प्रिंटेड रिसीट जो होता है, मनी रिसीट, उसे नीचे होता है E&OU, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सक्यूजेबल, E&OE। तो कुछ अगर छूट गया हो जो कि इंटेंशनली नहीं किया गया हो तो उसके लिए क्षमा है, उसको पॉइंट आउट किया जाए, उसको तुरंत एडमिट किया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। दूसरा है एरर्स ऑफ कमीशन, जो कमिट कर दिया गया है, हो गया है, इसको भी सुधारा जाना चाहिए। तीसरा है कंपनसेटिंग एरर्स, एक अशुद्धि को दूसरा अशुद्धि छिपा दे, ये कंपनसेटिंग एरर्स हुआ, इसको भी चेक किया जाना चाहिए, रेक्टिफाई कर लिया जाना चाहिए। चौथा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, जो सिद्धांततः गलत हो गया है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में नहीं है, प्रैक्टिसेस में नहीं है, पर हो गया, तो इसको भी सुधारा जाना चाहिए। तो एरर्स चूँकि आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, एक बार क्लास में भी पढ़ाए हैं तो आप लोगों को याद पड़ जाएगा। 4 चीज़ें जो हम क्लास में आपको बताए थे वो याद रखिएगा। ऑडिटिंग में है कि कौन सा एक्ट से वो गवर्न हो रहा है, जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 से कौन सा सेक्शन से गवर्न हो रहा है, कौन सा सबसेक्शन से गवर्न हो रहा है, कौन सा क्लॉज से गवर्न हो रहा है और कौन सा केसेस, उसमें रेफर्ड केसेस कौन से हैं, इन पे एकदम अलर्ट रहिएगा आप लोग क्वेश्चन लिखते समय। नेक्स्ट है, इसके बाद आता है कि एक ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडिटर को 100% कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ता है, करना चाहिए, और तभी वो अपनी ड्यूटी में सक्सेसफुल होता है, अपने ड्यूटी को ठीक से निभा पाता है। तो यहाँ ऑडिटर्स ड्यूटी में है, द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट in relation to the detection and prevention of errors and frauds. He knows fully well that he has to detect such acts of errors and fraud on the one hand side and also to prevent them from occurring in future on the other. Really, it is difficult for him to do so since fraud is usually committed by the officers who are presumed to be honest, sincere और responsible. यही सबसे बड़ी विरोधाभास होती है। इसलिए यहाँ पर ऑडिटर को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉशस होके उसको काम करना पड़ता है। डिटेक्शन, ये क्या चीज़ है? डिटेक्ट करना मतलब पकड़ना, खोज के निकालना। It is true that the auditor should exercise considerable care and skill, and only then he can detect errors and fraud. He can be successful in his task if he carries routine checking and vouching most carefully and checks thoroughly books of accounts, ledger accounts and vouchers. Thus his duty is mainly confined to making intellectual and careful inquiry. कहा जाता है 3 प्रिंसिपल को आपको लाइफ में मान के चलना है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। एक, कि आपका ड्यूटी आवर डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कि जब आप काम करेंगे वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, उस पर आपको 100% कमिटमेंट के साथ काम करना है, अपना 100% डिलीवर करना है। दूसरा, कि आपको किसी भी हाल में केयरलेस नहीं हो सकते हैं, डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं, इनएफेक्टिव नहीं हो सकते हैं। आपको ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी, एफिकेसी, केयरफुलनेस, केयर और प्रॉम्प्ट होना चाहिए, तभी आप एक बढ़िया ऑडिटर हो सकते हैं। तो आपको डिटेक्ट करने में एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं ये उनके द्वारा किया जाता है जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इन डूइंग सो, मतलब कि डिटेक्ट करने में ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, देखें आप। इन डूइंग सो, इफ़ ही इज़ नॉट सक्सेसफुल but feels that he has exercised a great degree of skill, care and tact, his job is over. ऐसा नहीं है कि उसको कोई फांसी दे दिया जाएगा,
अगर ये महसूस होता है उसके काम के तरीक़ा से कि ऑडिटर ने अपने काम को, अपने ड्यूटी को 100% केयर के साथ, स्किल के साथ, प्रॉम्प्टनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ और टैक्ट के साथ, टैक्टफुल होना पड़ता है ऑडिटर को, आज दुनिया में हर जगह टैक्टफुल होना पड़ता है, तो वहाँ पे अगर उसने इस तरह से अपनी ड्यूटी को निभाई है और अगर कोई चीज़ छूट जाता है उससे तो उसको फिर दोषी नहीं माना जाता है। If to the best of his knowledge, care and skill, he certifies the accounts as correct and he cannot be held responsible for an error and fraud which is still there in the accounts, क्योंकि मानव से कुछ ना कुछ छूट सकता है, तो केवल एक चीज़ प्रूव होना चाहिए कि वो जानबूझ के नहीं किया है, एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं हम लोग प्रिवेंशन पार्ट पे, मतलब रोकथाम कैसे होगी फ्रॉड की, ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, इसीलिए तो ऑडिटर को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसीलिए तो ऑडिटिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है, कंपनी में ऑडिट होना ही चाहिए। प्रिवेंशन, so far as the prevention of errors and fraud is concerned, he cannot do anything concrete directly. All that he can do is to advise his client and tell him and the way to prevent their future occurrence. वो अपने क्लाइंट को ये बताए कि कैसे फ्यूचर अकरेंस को, बाद में होने वाले दोष को, होने वाले रिपीटेशन को कैसे रोका जाए, ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। If he is asked for that, his job is simply to give advice, but it is the proprietor who is responsible for getting things done. It is certain that if his advice is taken properly in the right spirit, chances of errors and fraud can be reduced to the minimum. Then the visits may be made by the auditor to check accounts serve also as a considerable influence in those employees responsible for maintenance of accounts which are to be audited. ये भी एक चीज़ है कि मॉरल चेक होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हैं रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेंसी के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले, उन पे एक मॉरल चेक होना चाहिए। ऑडिटर को वहाँ विज़िट करना है पर्सनली और सबको ये इम्प्रेशन देना है, दे शुड बी अंडर द स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑल द एम्प्लॉयज़ कि आपका ये अकाउंट्स जो आप बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, इसका ऑडिट होगा एंड यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये बहुत बड़ा मॉरल चेक होता है। The persons responsible for the maintenance of accounts know well that the books prepared by them would be subject to a close scrutiny by the auditor, and if some errors and fraud are found therein, they will be held responsible for such acts of gross negligence and bad name. आदमी कॉमर्स में गुड नेम के लिए जीता है, गुडविल के लिए जीता है, प्रसिद्धि, साख, सुनाम, इसके लिए एक ख्याति, इसके लिए जीता है। तो जैसे ही उनको पता चलेगा कि वहाँ पे अगर किसी तरह की गलती पाई गई, गड़बड़ी पाई गई, तो एम्प्लॉयज़ को उसके लिए ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और उनको एक बैड नेम मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा मॉरल चेक होता है कॉमर्स के लोगों के लिए, और वो लोग ज़्यादा अलर्ट होकर काम करेंगे, प्रिकॉशन लेके काम करेंगे। हेंस अंडर दिस फियर they always try to be on the guard. This is a sort of moral influence exercised by the auditor, which helps a lot in the prevention of further occurrence of errors and frauds. It would not be out of place here to quote an exact extract from the decision given by the learned judge in the case of Kingston Cotton Mills, 1896. That an auditor is a watchdog and not a bloodhound. ये बहुत पॉपुलर लाइन है, आपको याद होगा
ये किंगस्टन कॉटन मिल्स के जजमेंट में लर्नेड जज के द्वारा दिया गया था और इस वर्डिक्ट में कहा गया एन ऑडिटर इज़ ए वॉचडॉग नॉट ए ब्लड हाउंड, यानी एक ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि वो जितना साफ सुथरा तरीका से प्रिकॉशन लेके बता दे एम्प्लॉयर को, क्लाइंट को अपने, कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी की गई है, पर वो खुद से किसी को पनिश नहीं कर सकता है। ही हैज़ नो ऑथोरिटी टू पनिश एनीवन। तो इसलिए ये ज़रूरी है, यही ये अहमियत है इस डिसीज़न का, एन ऑडिटर इज़ ए वॉचडॉग नॉट ए ब्लड हाउंड। और ये कहा गया है किंगस्टन कॉटन मिल्स 1896 के डिसीज़न में बाय द लर्नेड जज। The decision clearly makes an indication of the auditor's duty in regard to the detection of errors and fraud. There are two important points in this judgment. First, an auditor is a watchdog, which means that he is appointed to look after the interests of those who happen to be the owners of a business. A watchdog is kept and fed by the owners, and as such he on his part looks after the owner's interests. Hence the auditor should leave no stone unturned in detection errors and fraud, so that he can protect the interest of his client sincerely, honestly and tactfully. Secondly, an auditor is not a bloodhound. It is no part of his duty to take those to task who has been found guilty of committing errors and fraud. He should not be malicious towards those whom he finds to be responsible for any act of negligence and manipulation or misappropriation. He has to be sincere, honest and methodical in his approach without in any way causing any harm to the persons who work in his who he has to certify. This is the real meaning of the above quoted statement. My dear students, कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऑडिटर को वॉचडॉग की तरह एक्ट करना चाहिए, उसको अलर्ट रहना चाहिए और अपने क्लाइंट को या ओनर को या अपने जो एम्प्लॉई है उसको सारी बातों को स्पष्टता के साथ बतानी चाहिए। साथ ही साथ उसको ये भी बताना चाहिए कि कैसे उसको रोका जा सकेगा, उसके रिपीटेशन को, रेकरेंस को, फिर से अकरेंस को कैसे रोका जा सकेगा, एरर्स और फ्रॉड्स को। और सेकंड है कि वो खुद से कुछ भी एक्शन नहीं लेगा, वो बता देगा और उसके स्वीट विल के ऊपर, उसके अपने डिसीज़न के ऊपर छोड़ देगा एम्प्लॉयर के कि उसको जो करना है वो अपनी इच्छा से करे। इन ब्रीफ द फॉलोइंग इज़ ए ब्रीफ स्केच ऑफ द ऑडिटर्स स्टैंडर्ड्स। एक ऑडिटर का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है उसका जॉब और बहुत लॉन्ग इसका इम्पैक्ट होता है। बहुत पर्टिकुलरली उसको अलर्ट रहना पड़ता है कि कैसे वो अपने ड्यूटी को सक्सेसफुली निभाए और एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़े। तो पहला पॉइंट है, एन ऑडिटर शुड चेक द इंटरनल चेक सिस्टम इन फोर्स एंड एग्जामिन इट्स वर्किंग इन प्रैक्टिस। इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, प्रभावशाली है कि नहीं, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, ही शुड एंश्योर हाउ फार अकाउंटेंसी principles have been followed in recording business transactions, and it is to be seen whether the work of recording has been made in pursuance with the policies of the management. सबसे ज़रूरी बात है, एक ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स न्यू दिल्ली के द्वारा। तो उसके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि वो ये ध्यान रखे कि सारे अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग ट्रेडिशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तीसरा, ही हैज़ टू सी दैट द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन इन कन्फर्मिटी विद द कंपनीज एक्ट। जो कंपनीज एक्ट है अभी जो प्रिवेल कर रहा है उसके हिसाब से अकाउंटिंग मेंटेनेंस होनी चाहिए। फाइनली ही शुड चेक दैट द बैलेंस शीट एग्जिबिट्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट का पर्पस ही है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स को दिखाए।
एक उसको बनाया ही जाता है, उसको रीड किया जाता है एक पर्टिकुलर डेट में बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन को जानने के लिए। फिफ्थ, नहीं नेक्स्ट है, हाउएवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉट डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड विल रेस्ट अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, he has fulfilled the duty with the prevailing standards and performance adopted by the profession। ये बहुत ज़रूरी है कि ऑडिटर अपने काम को सुचारू रूप से नियमानुसार किया हो, ये वो सिद्ध कर सके। दूसरा, he has exercised reasonable care, skill and intelligence in his work, तब उसको दोषी नहीं माना जाएगा। अगर उसने ऑनेस्टली अपने काम को किया है, पूरा केयर लिया है काम में, स्किल को ध्यान में रखा है और इंटेलिजेंस को अपना अप्लाई किया है, तो उसका काम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट माना जाएगा। अगर कोई बात छूट भी गई है, उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। नेक्स्ट है, he has to overlook the materials which would have aroused his suspicion about fraud and errors। अगर उसने ओवरलुक नहीं किया है उन मटेरियल्स को, तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा। कौन से मटेरियल्स को? जो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में किसी तरह का शक या शुबह क्रिएट करता है, अगर उसको उसने ओवरलुक नहीं किया है, तो अगर फ्रॉड या एरर है भी तो उसके लिए वो उसको दोषी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, द लॉस हैज़ एक्चुअली अराइजन इन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस। उसके नेग्लिजेंस से अगर लॉस हुआ है तब तो वो दोषी होगा, अन्यथा उसे दोषी करार नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ही हैज़ सीन द सब्सटेंशियल एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स बिसाइड्स चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। उसके लिए ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है कि उसने सब्सटेंशियल एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को ध्यान से चेक किया है। मतलब उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो अकाउंट्स एक्यूरेटली बनाया गया है, ठीक से बनाया गया है, नियमों का पालन किया गया है और पूरी सतर्कता, सावधानी और नियमानुसार उसे तैयार किया गया है। और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को ही खाली चेक ना करे बल्कि इसको भी चेक करे, वो ये ज़रूरी है। द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड its opinion in regard to the duties of an auditor that while conducting the audit, the auditor should bear in mind the possibility of the existence of fraud and other irregularities in the accounts under audit। क्योंकि यही तो पर्पस है ऑडिटिंग का। अगर किसी तरह का शक नहीं रहता, किसी तरह की कठिनाई नहीं रहती, किसी तरह का डाउट नहीं रहता कि किसी की इरेगुलरिटी भी हो सकता है अकाउंट्स में जिसका ऑडिट हो रहा है, तो क्यों ऑडिट कराए आदमी? द फाइनेंशियल पोजीशन मे बी मिस स्टेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफॉल्केशंस एंड अदर इरेगुलरिटीज़। तो डिफॉल्केशन नहीं हो, दूसरे इरेगुलरिटीज़ नहीं प्रैक्टिस में रहे हों, इस बात को इंश्योर करना एक ऑडिटर की पहली जिम्मेवारी है। द ऑडिटर रिकॉग्नाइजेज दैट एनी फ्रॉड if sufficiently material may affect the position as to whether the accounts show and true and fair view, and he takes this into account in conducting an audit। The duty of safeguarding the assets of the company is primarily that of the management, and the auditor is entitled to rely upon the safeguards and internal control instituted by the management, although he will of course take into account any deficiencies he may note therein while drafting his audit program। If an audit is to be conducted with the object of discovering fraud in the first place, it would take a considerable amount of time, and it would not be possible to complete the audit within the time limit prescribed by law for the presentation of accounts to shareholders। ऑडिटर की यह जिम्मेवारी है कि वो सभी को ये संतुष्ट करे उसकी ऑडिट रिपोर्ट से कि उसके सामने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स और जो रिकॉर्ड्स प्रेजेंट किए गए थे
उसका उसने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, बहुत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है, और उसके अंतर्गत जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखाया जा रहा है और बैलेंस शीट में जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिक स्टेटस को जो डिपिक्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल सही है. It is further stated that if after the auditor has completed the audit, a fraud is discovered pertaining to that period, it does not necessarily mean that the auditor has been negligent or that he has not performed his duties completely. The auditor does not guarantee that once he has signed the report on that account, no fraud exists. It has been conducted his audit by applying due care and skill in connection with the professional standards expected of him and has exercised reasonable care and skill. The auditor would not be held responsible for not having discovered that fraud. कहने का तात्पर्य ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि एक ऑडिटर अपने हिसाब से पूरी उसने जो सीखा है, पढ़ा है, उसकी जो जानकारी है, जो नियम है, उसका पालन करते हुए उसने ऑडिट किया है, और वो उसने जो ऑडिट रिपोर्ट दिया है जिसमें वो लिखता है अंत में और साइन करता है और अपना स्टैंप लगाता है कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन, all the things that has been presented before me, that is all the books of accounts, records, vouchers and additional documentary evidences that has been provided to me are complete, true and correct. जो उसके सामने दिया गया वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं. और इसमें यही देखा जाता है कि उसने ऑनेस्टली अपने काम को किया है, पूरा केयरफुली किया है, प्रिकॉशन लेके कॉशियसली किया है, अलर्ट होके किया है, और उसने अपने ड्यूटी को नियमानुसार, मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग लॉज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस को मानते हुए किया है, और उसके तरफ से कहीं नेग्लिजेंस नहीं है, बस उसको इतना सिद्ध करना है. तो उसका एम्प्लॉय भी बेनिफिटेड होता है और सबका विश्वास बना रहता है. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स.